नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जो अगले वर्ष की शुरुआत में फरवरी मार्च में होना है, ये एक अनोखा चुनाव होगा। अब तक 1990 के बाद से अब तक 2024 के लोकसभा चुनाव तक जो समीकरण के आधार पर, जिस समीकरण के आधार पर चाहे वो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हुआ है, उससे अलग होगा ये 2027 का विधानसभा चुनाव। 2027 का विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा दोस्तों, जहां चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरती हुई दिखेगी। 2027 का विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में, जहां AIMIM असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरते हुए दिख सकते हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में इसलिए अनोखा होगा दोस्तों कि वो समाजवादी पार्टी जो हर चुनाव के दौरान मुस्लिम और यादव की राजनीति क्या करती थी, माई समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ा करती थी, इस बार खुद को सनातनी कहकर वोट मांगेगी, खुद को हिंदू कार्ड खेलने का प्रयास करेगी समाजवादी पार्टी। परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने मात्र 4 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था, यानी उत्तर प्रदेश की आबादी में जिन मुसलमानों की संख्या 20% है, उस मुसलमान को 20% यानी लगभग 63 सीटें लड़ी थी समाजवादी पार्टी। 63 सीटों में जहां समाजवादी पार्टी को कम से कम 12-13 सीटों पर मुसलमान को उम्मीदवार बनाना चाहिए था, उसके बदले समाजवादी पार्टी ने मात्र 4 मुसलमान को उम्मीदवार बनाया था। उसी प्रकार विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी मुसलमानों का उपेक्षा करेगी, मुसलमान को टिकट देने में भारी कंजूसी करेगी, लोकसभा चुनाव की तरह ही। परिणाम यह होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का आधार उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश वो राज्य है दोस्तों, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां की मानसिकता, जहां राजनीतिक पॉलिटिकल पैटर्न बिहार से मिलता है। बिहार और उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि एक जैसी सोचता है। तो क्या हुआ था बिहार में? जो बिहार में हुआ था वही उत्तर प्रदेश में दोहराया जा सकता है। और उसी तरफ अखिलेश यादव बढ़ चले हैं। एक संकेत लोकसभा चुनाव का मैंने दिया उदाहरण आपको। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने क्यों मात्र 4 मुसलमानों को टिकट दिया? उसके कई कारण हैं। पहला कारण समझिए उसका क्या है कि समाजवादी पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि अगर मुसलमान को हम टिकट देते हैं तो मुसलमान चुनाव हार जाएगा। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार के खिलाफ ध्रुवीकरण कराने में सक्षम हो जाएगी, सफल हो जाएगी। दूसरा कारण समाजवादी पार्टी को यह दिखा कि जहां जहां समाजवादी पार्टी मुसलमान को उम्मीदवार बनाती है, वहां पर समाजवादी पार्टी का यादव जाति के लोग भी समाजवादी पार्टी के मुसलमान उम्मीदवार को वोट नहीं देते। वहां समाजवादी पार्टी के यादव मतदाता, यादव समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, वो हिंदू बन जाते हैं। बाबा का बुलडोजर चल पड़ता है। और ये जो अनुभव था अखिलेश यादव का, इसी कारण समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में मात्र 4 मुसलमानों को टिकट दिया था। तो दोस्तों, ये बात याद रखिए कि लोकसभा चुनाव से ज्यादा स्थानीय मुद्दे, स्थानीय उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में ज्यादा हावी होता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि समाजवादी पार्टी मुसलमान उम्मीदवार बनाने में विधानसभा चुनाव में भी कटौती करने वाली है। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव के दौरान आजम खान का मुद्दा, अतीक अहमद का मुद्दा, मुख्तार अंसारी का मुद्दा, अफजल अंसारी का मुद्दा न उठाने का फैसला किया, साथ ही बदले में राम जन्मभूमि का मुद्दा, सनातन का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, यानी मुद्दा हर है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन मुसलमानों का कोई मुद्दा नहीं। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र में
अखिलेश यादव ने मंदिरों में सोलर प्लेट लगवाने के लिए अपने लोकसभा फंड से पैसा दिया, लेकिन किसी मस्जिद के लिए नहीं दिया। तो ये बातें तो अभी स्थानीय स्तर पर उठ रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ये सवाल बिहार में पूछ रहे थे ओवैसी कि अखिलेश तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुसलमान कब तक दरी बिछाएगा। न मुसलमानों को लोकसभा में टिकट दिया जाता है, न मुसलमानों को विधानसभा में टिकट दिया जाता है, न मुसलमानों को राज्यसभा में भेजा जाता है, न मुसलमानों को विधान परिषद में भेजा जाता है, न मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा, न मुसलमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो मुसलमान क्या दरी बिछाएगा। यही सवाल तो कर रहे थे ओवैसी बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान। तो यही सवाल उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी उठाने की तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शादाब अहमद लगातार यही मुद्दे उठा रहे हैं कि मुसलमानों को आखिर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने से मिलेगा क्या। अखिलेश यादव मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठाते, अखिलेश यादव दलितों के मुद्दे उठाते हैं, पिछड़ों के मुद्दे उठाते हैं, आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं, मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठाते। तो ये जो मामला है, ये एक बड़ा मामला है दोस्तों। और इसका आप कहेंगे कि केवल उत्तर प्रदेश में क्यों। दोस्तों इतना याद रखिए कि अखिलेश यादव से बड़ी ताकतवर नेता, मुसलमानों की अधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है। उत्तर प्रदेश में जहां मुसलमानों की आबादी 20% के आसपास है, वही पश्चिम बंगाल में माना जाता है कि यह आबादी मुसलमानों की 30% से अधिक है। लेकिन फिर भी कई ऐसी विधानसभा सीटें जहां मुसलमानों की आबादी 40%, 50% या उससे अधिक है, वहां मुसलमानों ने केवल टीएमसी को वोट नहीं दिया, वहां मुसलमानों ने कांग्रेस के भी उम्मीदवार को चुनाव जिताया। कांग्रेस के 2 विधायक हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा में और दोनों विधायक मुसलमान हैं। सीपीएम को भी जिताया। तो स्वाभाविक है जब सीपीएम को जिताया तो ममता बनर्जी को हराया। जब सीपीएम को हराया तो जिताया तो ममता बनर्जी को हराया। और सीपीएम का जो विधायक चुनाव जीता वो भी मुसलमान है। आईएसएफ इंडियन सेकुलर फ्रंट के नौशाद सिद्दीकी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। कई ऐसी विधानसभा सीट जहां आईएसएफ को 25,000, 30,000, 35,000 वोट मिला, विशेषकर दक्षिण 24 परगना से जुड़े हुए विधानसभा क्षेत्रों में हमने देखा कि ममता बनर्जी ने कोई कसर नहीं छोड़ा हुमायूं कबीर को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताने में, कोई कसर नहीं छोड़ा। तथा कथित एक रिकॉर्डिंग भी ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने टीएमसी के कार्यालय से जारी किया, जिसमें शुभेंदु अधिकारी के साथ 1,000 करोड़ की डील की बात बताई गई। लेकिन मुसलमानों ने हुमायूं कबीर को दोनों विधानसभा सीट जहां से हुमायूं कबीर उम्मीदवार थे चुनाव जिता दिया। तो चुनाव जिताया तो हराया किसे? वहां मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से नहीं था। जहां जहां हुमायूं कबीर चुनाव लड़ रहे थे, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार जीते, जहां सीपीएम के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे, जहां आईएसएफ के उम्मीदवार चुनाव जीते, वहां मुकाबला भी ममता बनर्जी की पार्टी से था। तो ममता बनर्जी को छोड़कर नौशाद सिद्दीकी, अब्बास सिद्दीकी, हुमायूं कबीर, कांग्रेस के उम्मीदवार, सीपीएम के उम्मीदवारों को मुसलमानों ने वोट क्यों दिया? इसलिए दिया कि ममता बनर्जी मुसलमानों की मजबूरी है। जहां मजबूरी थी मुसलमानों की, वहीं मुसलमानों ने ममता बनर्जी को वोट दिया। वैसे ही जैसे बिहार में जहां मुसलमानों की मजबूरी थी, वहीं मुसलमानों ने तेजस्वी यादव को वोट दिया। और यही खतरा उत्तर प्रदेश में भी है अखिलेश यादव के साथ
कि मुसलमान जहां मजबूर होंगे, जहां कोई उपाय नहीं बचेगा, वहीं अखिलेश यादव को वोट देंगे। जहां मुसलमानों को संभावना दिखेगी कि अपने उम्मीदवार को जिता सकते हैं, वहां बिहार की तरह, बिहार में याद कीजिए क्या हुआ था, बिहार में सीमांचल के 5 विधानसभा सीटों पर एआईएमआईएम को जीत मिली। 2 विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। 8 विधानसभा सीटें बिहार में ऐसी थी जहां पर एआईएमआईएम को मिला हुआ वोट जीत और हार की मार्जिन से ज्यादा था। यानी 15 विधानसभा सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने खेला किया। बिहार में की तुलना में उत्तर प्रदेश में लगभग 40% से ज्यादा, लगभग 45% अधिक सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां बिहार की तुलना में, बिहार में जहां 16-17% मुसलमानों की आबादी है, वहीं उत्तर प्रदेश में लगभग 20% आबादी है। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश इस बार के चुनाव में इसलिए नहीं कि मुसलमान ओवैसी को अपना नेता मानते हैं, बल्कि इसलिए कि अब मुसलमानों को एक बात का एहसास हो चुका है कि जितने भी सेकुलर दल हैं, ये सब के सब मुसलमान वोट का केवल इस्तेमाल करते हैं, खुद को सत्ता में लाने के लिए। और इसी का परिणाम बिहार में भुगतना पड़ा था तेजस्वी यादव को, पश्चिम बंगाल में भुगतना पड़ा ममता बनर्जी को। तो क्या अखिलेश यादव को भी उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ेगा? क्या मेरा जो अनुमान है वो सही साबित होगा या मेरा अनुमान गलत साबित होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप हमारे विचारों से किस हद तक सहमत हैं। और अगर हमारी बातों से आप सहमत हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।